मर्सिडीज बेंज दुनिया की सबसे पुरानी और मोस्ट लग्जरियस कार कंपनी में से एक है, लेकिन आज यह सर्वाधिक वांछित और महंगी कारों में से एक है। हमारी कहानी 19वीं सदी के अंत में दो ऑटोमोटिव पायनियर्स कार्ल बेंज और गॉटलिब डैमलर के जन्म के साथ शुरू होती है। उन्हें नहीं पता था कि उनके अलग अलग रास्ते अंततः कुछ असाधारण बनाने के लिए एकजुट होंगे। इनकी विनम्र शुरुआत एक गरीब इंजीनियर के साथ हुई थी। पहली हॉर्सलेस कैरेज बनाने के प्रयास में उन्हें कई असफलताओं का सामना करना पड़ा था। कई चुनौतियों के बावजूद उन्होंने सभी को गलत साबित किया और 19वीं शताब्दी के अंत में उन्होंने अपने छोटे से उद्यम को दुनिया की पहली और सबसे बड़ी उत्पादन कार कंपनी में बदल दिया। लेकिन इसकी शुरुआत एक प्रेरणादायक सफलता के रूप में हुई। कहानी में आश्चर्यजनक रूप से मोड़ तब आता है जब कंपनी को मजबूर मजदूरों के काम के तहत नाजियों को सैन्य वाहन की आपूर्ति करने से लाभ होता है। तो आराम से बैठें, क्योंकि आज हम मर्सिडीज बेंज और उस व्यक्ति की कहानी को कवर करेंगे जो ऑटोमोबाइल को जीवन में लाया है। वो और कोई नहीं, वो है कार्ल बेंज। कार्ल बेंज का जन्म नवंबर 1844 में जर्मन शहर म्यूलबर्ग में हुआ था। एक निम्न वर्गीय परिवार में जन्मे उनके पिता एक लोकोमोटिव ड्राइवर थे जो मुश्किल से अपने परिवार का भरण पोषण कर पाते थे। हालांकि जब कार्ल 2 साल के हुए तो उनके पिता का निधन हो गया। बेंज का बचपन आसान नहीं था, लेकिन गरीबी में रहने और खाली पेट सोने के बावजूद उनकी मां ने सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास किया कि उनके बेटे को अच्छी शिक्षा मिल सके। जब वे 15 वर्ष के थे तब कार्ल ने कार्लसरू विश्वविद्यालय में मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए प्रवेश परीक्षा पास की। बेंज की हॉर्सलेस गाड़ियों में रुचि वास्तव में बढ़ने लगी थी। बेंज ने 1871 में 27 साल की उम्र में अपना खुद का बिजनेस शुरू करने की सोची। कार्ल ने ऑगस्ट रिटर्न नामक एक मैकेनिक के साथ साझेदारी की और साथ में उन्हें मानहेम में एक आयरन फाउंड्री और मैकेनिकल वर्कशॉप में काम करना शुरू किया। कुछ समय बाद उनके बिजनेस पार्टनर के अविश्वसनीय होने के कारण उनकी कंपनी को अपने पहले वर्ष के दौरान काफी संघर्ष करना पड़ा। उनकी पत्नी बर्था मजबूत मूल्य वाली महिला थी। वे कार्ल के प्रयासों को उनके बिजनेस पार्टनर द्वारा बर्बाद होते हुए नहीं देख सकती थी। इसलिए उन्होंने कंपनी में रिटर की पूरी हिस्सेदारी खरीदने के लिए अपने दहेज का उपयोग करने का फैसला किया, जिससे कार्ल को व्यवसाय का पूरा नियंत्रण मिल गया। साथ मिलकर वे स्थिति को बदलने और सभी संघर्षों के बावजूद अगले 10 वर्षों तक व्यवसाय को चालू रखने में सक्षम थे। अधिक राजस्व प्राप्त करने के लिए 1878 में उन्होंने नए पेटेंट पर काम करना शुरू किया। सबसे पहले उन्होंने अपने सभी प्रयासों को निकोलस ऑटो के 4 स्ट्रोक इंजन के डिजाइन के आधार पर एक विश्वसनीय गैस 2 स्ट्रोक इंजन बनाने पर ध्यान केंद्रित किया। बेंज ने अपना 2 स्ट्रोक इंजन 31 दिसंबर 1878 को नए साल की पूर्व संध्या पर पूरा किया और 1879 में उन्हें इसके लिए पेटेंट प्रदान किया गया। बेंज का साइकिलिंग का आजीवन शौक उन्हें मैनहेम में मैक्स रोज और फ्रेडरिक विलियम के स्वामित्व वाली एक साइकिल मरम्मत की दुकान में ले आया। 1883 में तीनों ने इंडस्ट्रियल मशीन बनाने वाली एक नई कंपनी की स्थापना की, जिसे आमतौर पर बेंज एंड सी के नाम से जाना जाता है। तेजी से 25 कर्मचारियों तक बढ़ते हुए इसने जल्दी गैस इंजन का उत्पादन करना भी शुरू कर दिया। कार्ल बेंज ने 1885 में अपनी रचना पूरी की और इसे बेंज पेटेंट मोटर वैगन नाम दिया। यह न केवल एक मोटर चलित गाड़ी थी, बल्कि पहली ऑटोमोबाइल थी जिसे पूरी तरह से इस तरह डिजाइन किया गया था कि यह 2 सीटों वाला वाहन 3 व्हील पर चलता था। इसे गैसोलीन 4 स्ट्रोक मोटर द्वारा संचालित किया गया था। इसका एक सिलेंडर इंजन 2/3 हॉर्स पावर का उत्पादन करता है और लगभग 7 मील प्रति घंटे तक जा सकता है। यही कारण है कि कार्ल बेंज को कई लोग ऑटोमोबाइल के आविष्कारक के रूप में मानते हैं। पेरिस वासी एमिल रोजर, जिसने 1888 में बेंज मोटर वैगन खरीदी, ने बेंज की सफलता पर गहरा प्रभाव डाला। मोटर वैगन के 1888 के आरंभिक संस्करण को खड़ी पहाड़ी पर गाड़ी चलाते समय धक्का देना पड़ता था। इस सीमा को तब सुधारा गया जब बर्था बेंज ने एक वाहन को काफी दूर तक चलाकर अपनी प्रसिद्ध यात्रा की और अपने पति को एक और गियर जोड़ने का सुझाव दिया। 1888 की गर्मियों में एक सुबह बर्था बेंज बहुत जल्दी उठ गईं, जबकि कार्ल अभी भी बिस्तर पर थे और ऑटोमोबाइल इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण यात्रा में से एक पर जाने के लिए अपने पति की कार में चढ़ गईं। वे अपने 2 बेटों को साथ लेकर फोर्सहाइम में अपनी मां से मिलने के लिए निकली, जो मैनहेम से 66 मील दूर था। बर्था ने किसी को भी अपनी योजनाओं के बारे में सूचित नहीं किया, क्योंकि अगर उन्हें पता होता तो वे उन्हें जाने नहीं देते। उस समय किसी भी कार या मोटर चलित गाड़ी ने पहले कभी इतनी लंबी यात्रा करने का प्रयास नहीं किया था, लेकिन ये बेंज के आविष्कार के महत्व को साबित करने के लिए दृढ़ थी। हालांकि यात्रा इतनी आसान नहीं थी। बर्था को रास्ते में कई समस्याओं का सामना करना पड़ा, जैसे धूल भरी और पथरीली सड़कों को पार करना जो घोड़ों के लिए बनाई गई थी। उन्हें अधिक गैस पाने के लिए फार्मेसी में रुकना पड़ा और यहाँ तक कि कुछ यांत्रिक मरम्मत भी करनी पड़ी।
12 घंटे, लेकिन अंततः वे सभी सुरक्षित रूप में फॉर्सहैम में पहुंच गए। यात्रा के दौरान बर्था ने जो लक्ष्य निर्धारित किया था उसे हासिल किया, जिससे लोगों को यह एहसास हुआ कि ऑटोमोबाइल अगली बड़ी चीज़ थी। इसके साथ ही बेंज की मोटर वैगन शहर में चर्चा का विषय बन गई, जिससे कार्ल के व्यवसाय का बढ़िया प्रचार सिद्ध हुआ। जल्द ही बेंज एंड सी ने इतनी तेजी से विस्तार करना शुरू कर दिया कि 1890 तक ये जर्मनी में दूसरे सबसे बड़े इंजन निर्माता बन गए। हालांकि अपने कारें बेचकर नहीं, बल्कि अपने स्थिर गैसोलीन इंजन बेचकर। अपने आकार के कारण 1899 में फ्रेडरिक वॉन फिशर और जूलियस गैंस के आगमन के साथ बेंज एंड सी एक संयुक्त स्टॉक कंपनी बन गई, जो प्रबंधन बोर्ड के सदस्य के रूप में शामिल हुए। उन्होंने अपने बिजनेस पार्टनर की सिफारिश पर एक नए और बेहतर ऑटोमोबाइल का डिजाइन और निर्माण भी किया, जो 1893 में बाजार में आया। उन्होंने इसे बेंज विक्टोरिया कहा। यह एक अधिक शानदार 2 यात्री वाहन था। इसकी विश्वसनीयता के कारण वाहन काफी अच्छी तरह से बिके, लेकिन इसके फॉलोअप डिजाइन चीपर बेंज वेलो ने वास्तव में लगभग 1200 इकाइयों के कुल उत्पादन के साथ धूम मचा दी। बेंज वेलो इतिहास रचते हुए दुनिया की पहली बड़े पैमाने पर उत्पादन कार बन गई। 1890 से 1900 के दशक की शुरुआत में बेंज एंड सी दुनिया की सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी थी। हालांकि जब बेंज कंपनी अपनी सफलता का आनंद ले रही थी, तब एक अन्य कंपनी से बहुत दबाव महसूस कर रही थी, जो बहुत दूर नहीं थी, जो थी डैमलर मोटर गसलशाफ्ट। डैमलर मोटर गसलशाफ्ट का नेतृत्व गॉटेप डैमलर और विल्हेम मेयबाच कर रहे थे। दोनों ही प्रतिभाशाली इंजीनियर थे, लेकिन विशेष रूप से गॉटेप डैमलर बहुत प्रतिस्पर्धी होने के लिए जाने जाते थे और उनके पास व्यवसाय को चलाने के लिए बहुत सारे कनेक्शन और ज्ञान था, जिसकी कार्ल बेंज के पास कमी थी। व्यावसायिक रूप से बेचे जाने वाली पहली डैमलर कार 1892 में सामने आई और 1897 में उन्होंने अपना पहला फ्रंट इंजन मॉडल द डैमलर फोनिक्स पेश किया। श्री डैमलर का दुर्भाग्य से 1900 में निधन हो गया और कंपनी का प्रभार मेयबाच को सौंप दिया गया, लेकिन ये मेयबाच के नियंत्रण में था कि उन्होंने 1901 में अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि मर्सिडीज 35 हॉर्स पावर को डिजाइन किया। इसकी बॉडी चौड़ी और बड़ी थी, शुरुआत में रेसिंग के लिए बनाई गई थी। यह वाहन धनी व्यवसायी एमिल जेलेनिक के अनुरोध पर बनाया गया था, जिन्होंने इस कार का नाम अपनी बेटी मर्सिडीज के नाम पर रखने का फैसला किया था। यह कार 56 मील प्रति घंटे की अधिकतम गति से चलने वाली कई स्ट्रीट रेसेस, हिल क्लाइम इवेंट्स जीतने में कामयाब रही। अपने समय के किसी भी अन्य वाहन से बेहतर इसने डैमलर कंपनी की ओर बहुत ध्यान आकर्षित किया। दूसरी तरफ 1908 तक बेंज के पास 120 हॉर्स पावर का एक बेहतरीन रेसर था, जो 50 मील प्रति घंटे की औसत गति के साथ 8.5 घंटे में लेनिनग्रेड से मॉस्को तक दौड़ता था। यह देखते हुए उस समय ट्रैक्स कितने प्राचीन थे, यह एक अविश्वसनीय उपलब्धि थी। लेकिन यह 200 HP ब्लिट्जन बेंज थी, जिसने अंततः 1909 में निर्मित ब्रांड को सुर्खियों में ला दिया। इस रेसर कार ने उस समय के किसी भी विमान, ट्रेन या ऑटोमोबाइल द्वारा 1911 में 140 मील प्रति घंटे से अधिक की गति तक बनाए गए पूर्ण गति रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। बेंज की इस रेसर कार ने उस समय की सबसे वांछित कारों में से एक बना दिया और आने वाले वर्षों में दोनों कंपनियों ने अच्छी बिक्री का आनंद लिया। हालांकि यह सफलता शॉर्ट पीरियड के लिए थी, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध ने सभी के जीवन के साथ साथ वैश्विक अर्थव्यवस्था को भी हिला कर रख दिया था। प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की हार के बाद देश आर्थिक मंदी के दौर से गुजरा और डैमलर और बेंज दोनों कंपनियों को काफी संघर्ष करना पड़ा। अपने अस्तित्व की संभावना को मजबूत करने के लिए दोनों कंपनियों को 1926 में डैमलर बेंज नामक एक नया उद्यम बनाने के लिए पूरी तरह से विलय करने के लिए मजबूर होना पड़ा। डैमलर बेंज के तहत कंपनी ने अपने वाहनों को मर्सिडीज बेंज के रूप में पुनः ब्रांड किया और 1920 के दशक के अंत में कई प्रभावशाली मॉडल जारी किए, जैसे कि मर्सिडीज बेंज टाइप 630, मॉडल एस, मॉडल एसएस और एसएसके। इन वाहनों को विकसित करने में मदद करने वाले सबसे अच्छे और प्रतिभाशाली इंजीनियरों में से एक फर्डिनेंड पोर्शे थे, जिनका नाम बाद में कार उद्योग में काफ़ी प्रसिद्ध हो गया। कंपनी के विलय के कुछ ही वर्षों बाद अप्रैल 1929 में 84 वर्ष के आयु में कार्ल बेंज का निधन हो गया। उनकी मृत्यु के बाद कंपनी का आकार और ताकत बढ़ती रही और यह दुनिया में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली कार निर्माताओं में से एक बन गई। लेकिन एडोल्फ हिटलर के अप्रत्याशित नेतृत्व में इसने अपने कुछ बेहतरीन वर्षों का आनंद लिया। 1933 में जब हिटलर जर्मनी में सत्ता में आए,
दुनिया को प्रभावित करने का एक तरीका उन्होंने अंतरराष्ट्रीय मोटर स्पोर्ट्स में जर्मन कारों का प्रदर्शन करके तय किया। लगभग तुरंत ही उन्होंने ग्रैंड प्रिक्स रेसेस में शामिल होने के लिए डेमलर बेंज को एक बड़ी सब्सिडी प्रदान की। उस युग की कोई अन्य कार कंपनी डेमलर बेंज जितनी तेजी से कार बनाने में इतना समय और पैसा खर्च नहीं करती थी, और यह तथ्य रेस ट्रैक पर स्पष्ट हो गया। 1934 से 1939 तक मर्सिडीज ने ग्रैंड प्रिक्स दौड़ में W25 और W125 मॉडल के साथ 200 मील प्रति घंटे की तेज गति से ड्राइविंग की। इन सफलताओं ने जर्मनी को मोटर स्पोर्ट्स आयोजन में विशेष रूप से मर्सिडीज बेंज के साथ दुनिया में शीर्ष पर पहुंचा दिया, जो वास्तव में हिटलर का पसंदीदा कार ब्रांड भी बन गया। जिन कारों में उन्हें अक्सर देखा जाता था उनमें मर्सिडीज बेंज 770 थी। हालांकि 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध के फैलने के साथ ही डेमलर बेंज कंपनी ने जल्द ही खुद को गंभीर संकट में पा लिया, क्योंकि नागरिक यात्री कारों की मांग दुर्लभ हो गई थी। उन्होंने नाजी सेना के लिए सैन्य वाहन, पनडुब्बियां, टैंक और विमान इंजन का निर्माण शुरू किया। उनके व्यवसाय की सबसे बड़ी लाइन सैन्य ट्रक थे, जो 1942 तक 3 से 6.5 टन की आपूर्ति करने में सक्षम थे। उन्होंने सार्वजनिक कारों का उत्पादन पूरी तरह से बंद कर दिया, क्योंकि उनके सभी संसाधन युद्ध के प्रयासों के लिए निर्देशित थे, और जैसे जैसे युद्ध बढ़ता गया, संभालने के लिए नए कर्मचारियों की आवश्यकता थी। डेमलर बेंज ने अपनी आवश्यक इकाई मात्रा को बनाए रखने के लिए महिलाओं की भर्ती शुरू की। हालांकि यह तब के लिए मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं था, इसलिए कंपनी ने फोर्स्ड लेबर का सहारा लिया। उन्हें संयंत्रों के करीब रखा गया था। इनमें से अधिकांश कर्मचारी पूर्वी यूरोप से थे। 1944 तक डेमलर बेंज के 63,000 कर्मचारियों में से लगभग आधे फोर्स्ड लेबर थे। 1945 में जब युद्ध समाप्त हुआ तो पोट्सडैम एग्रीमेंट के कारण कंपनी को बड़ा झटका लगा। विदेश में सभी जर्मन संपत्तियां जब्त कर ली गईं और मुआवजे के भुगतान के लिए इस्तेमाल की गई। दूसरे शब्दों में कहें तो उन्हें फिर से शुरुआत करनी थी और खुद को फिर से मजबूत बनाना था। फिर डेमलर बेंज का पुनर्गठन किया गया और उन्हें अपने शीर्ष प्रबंधन को डिटॉक्सिफाई करना पड़ा। इन कठोर परिवर्तनों के कारण कंपनी 1946 में अमेरिकी कब्जे वाले अधिकारियों से उत्पादन परमिट प्राप्त करने में सक्षम हो गई। मर्सिडीज बेंज कंपनी ने तब अपने 170V मॉडल के आधार पर एम्बुलेंस, पुलिस गश्ती वाहन और डिलीवरी वैन के उत्पादन पर अपना ध्यान केंद्रित किया। 1947 तक वे यात्री वाहनों का उत्पादन करने के लिए वापस आ गए थे। 1954 तक कंपनी को $1 बिलियन से अधिक का मुनाफा हो गया था। इन वर्षों में मर्सिडीज बेंज ने अपनी छवि को पूरी तरह से बदल दिया था और दुनिया के सबसे मूल्यवान कार ब्रांडों में से एक बन गई थी। हालांकि इनमें से कुछ भी कार्ल बेंज के बिना संभव नहीं होता, जिनमें अपनी साधारण पृष्ठभूमि की चुनौतियों और आलोचकों के बावजूद अपने सपने को वास्तविकता में बदलने का साहस और दृढ़ संकल्प था। 1950 में आई स्पोर्ट्स कार मर्सिडीज बेंज 300 SL दुनिया की पहली सुपर कार थी, जो दुनिया की अब तक की सबसे महंगी कार साबित हुई। गोइंग नामक इस विंटेज कार को कनाडाई क्लासिक कार नीलामी कंपनी RM सोथबी द्वारा 5 मई को 1100 करोड़ रुपए में मर्सिडीज बेंज स्टटगार्ट संग्रहालय में बेचा गया था। मर्सिडीज बेंज रासायनिक रिसाइकलिंग पर निर्भर करता है। टायर रिसाइकलिंग प्रक्रिया जीवाश्म संसाधनों और कार्बन फुटप्रिंट के उपयोग को कम करती है। इलेक्ट्रिक कार EQE और S क्लास पहले उत्पादन मॉडल होंगे जो रिसाइकिल्ड प्लास्टिक से बने दरवाजे के हैंडल से सुसज्जित होंगे। मर्सिडीज बेंज समूह के यात्री कार मैन्युफैक्चरिंग सब डिवीजन ने 2022 में 2 मिलियन से अधिक वाहन बेचे। 1980 के दशक में एयरबैग और ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफर करने वाली यह पहली कार कंपनी थी। दुनिया की मोस्ट वैल्यूएबल लग्जरी कार ब्रांड में मर्सिडीज लगातार 6 सालों से टॉप 10 में है। मर्सिडीज सेल्फ ड्राइविंग कार का अप्रूवल लेने वाली दुनिया की पहली कंपनी है। डेमलर AG के प्रबंधन बोर्ड के अध्यक्ष और मर्सिडीज बेंज कार डिवीजन के CEO और प्रमुख के रूप में डेमलर AG में ओला कैलेनियस स्वीडन के रहने वाले पहली बार 2015 में बोर्ड से जुड़े। फिलहाल 2019 से कंपनी बोर्ड के चेयरमैन हैं, जिनकी कुल सैलरी लगभग 25 करोड़ रुपए है। मर्सिडीज ग्रुप कार, वैन के अलावा ट्रक व बसें भी बनाता है। सबसे ज्यादा रेवेन्यू कार और वैन से आता है। इसके बाद ट्रक, बसों की बिक्री और फिर इंश्योरेंस जैसी सर्विस से कमाई होती है। हमारे साथ मर्सिडीज बेंज की उल्लेखनीय सफलता की कहानी में गोता लगाने के लिए धन्यवाद। यदि आपने वीडियो का आनंद लिया है तो लाइक करें और सब्सक्राइब करना न भूलें, और अधिक प्रेरक कहानियों के लिए बने रहें। सुरक्षित ड्राइव करें और बड़े सपने देखें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।